खैर, यहाँ से रुक करते सीधे हमारे खास सेगमेंट का, यानी आज का सुपर शेयर। बताइए सुमित। शुक्र है वीरेंद्र, आज जो शेयर चुन के लाए हैं वो मेटल स्पेस से है। कल्याणी स्टील को चुना गया है। कंपनी के जो नंबर्स आए थे, रिसेंटली नंबर्स आए हैं और एक अच्छे नंबर्स आए हैं। ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी कंपनी नंबर्स अच्छे हैं और बॉटम लाइन के लिहाज से भी देखें तो कंपनी नंबर सीक्वेंशियली और वाई दोनों ही लिहाज से नंबर्स अच्छे आए हैं। और इसी के बाद ही जो ब्रोकर्स उनकी री रेट होते हुए दिखाई पड़ा है स्टॉक को। पहले ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी नंबर्स की बात कर ले, करीब 53% कंपनी का मुनाफा इस तिमाही के अंदर बढ़ा है वाई बेसिस पर, और ये ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया है। उसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की सब्सटैंशियल वे में रिड्यूस हुई है, पिछले साल के मुकाबले भी और इस तिमाही के मुकाबले भी। दोनों ही लिहाज से कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट में ईज आउट हुआ है और करीब 12 से 13% तो पिछले तिमाही के मुकाबले ही इंटरेस्ट कॉस्ट में कमी आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ साथ प्रोडक्ट्स मिक्स कंपनी के काफी साउंड है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनकम जो है वो काफी इंप्रूव हुई और इसी की वजह से कंपनी की जो बॉटम लाइन है वहां पर एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है और वहां पर करीब 20 से 25% तक की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 6% बढ़े इस तिमाही के अंदर और कंपनी ने साफ कहा है कि ऑपरेटिंग मार्जिन इसलिए इंप्रूव हुई कि इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत तेजी से रिड्यूस हुई है और एक लो कॉस्ट इन्वेंट्री का इंपैक्ट जो है वो अगली तिमाही के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट एक जो रिपोर्ट को रेफर किया गया है वो नंबर्स के बाद ही आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट आई है, उनका मानना है कि जिस तरह कंपनी ने नंबर्स पोस्ट किया और जिस तरह की इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी ईज आउट कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं, गोइंग फॉरवर्ड डेट फ्री होते हुए दिखाई पड़े। और इसी आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया है। उनका मानना है करीब 350 या फिर 360 रुपए तक की चाल भी शेयर आने वाले समय में दिखा सकता है। जी हाँ, तो अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे कल्याणी स्टील 295.50 पे ऑलमोस्ट आप देखें तो इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक है। 291.20 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। इस बीच आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा फ्लेवर देखिए, स्ट्रीट का फ्लेवर क्या है इस वक्त। फ्लेवर में आप देखिए सीमेंट स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयर है ना, वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मूव जेके। पहले जरा सीमेंट पाइए, सीमेंट एग्जैक्टली आप देखिए सारे स्टॉक्स को देखिए। जेके सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पर 7% ऊपर, जेके लक्ष्मी सीमेंट 5% ऊपर, बिरला कॉर्प 2% ऊपर, गुजरात सिद्धि लगभग 1.5% ऊपर। देख के लग भी नहीं रहा है कि इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद स्टिल आई मीन इतने स्ट्रॉन्ग मूव ड्यू थे अभी। क्या मूव देखिए 7.25% ऊपर। जरा एक बार आप रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट पे आइए, वहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। उजास एनर्जी, HBL पावर, मोजर बेयर बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन सोलेक्ट एनर्जी करीब 1% ऊपर। लेकिन आई थिंक उजास एनर्जी यहाँ पर इस स्पेस में सबसे डिसाइसिव मूव लेकर कारोबार कर रहा है। ब्रजेश, इस स्टॉक पर आए आपकी? देखिए, उजास एनर्जी को अगर हम देखें तो विद द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इट हैज मूव्ड अप। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समवेयर अराउंड 22.5 23 के आसपास में ट्रेड आता है। मौजूद स्तर पे भी अगर एग्रेसिव बाइंग करना चाहें तो बाइंग कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 22 रुपीज़ 50 पैसा। लुक फॉर द शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट समवेयर ऑन 29। एनी क्लोजिंग अबव 29.5 और 30 रुपीज़, स्टॉक वुड बी एंटरिंग इनटू अनदर न्यू टेरिटरी एंड इट कैन गो ऑल द वे टू 35, बट वो थोड़ा मीडियम टर्म वैल्यूएशन रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो आप ये मान सकते हैं कि 28 तक के वैल्यूएशन आप पकड़ के चलिए और 22.50 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। बिल्कुल। इस बीच वोकहार्ट 900 के लेवल को ब्रेक करने की तैयारी में कर चुका है, उसके बाद रिकवर हुआ, अब फिर से एक बार 900 के नीचे फिसलने की तैयारी यहाँ पर। गौरांग, आखिरी क्वेश्चन सवाल आपसे, वोकहार्ट क्या करना चाहिए? देखिए, जिसके पास गुर्दा जोखिम झेलने का ज़्यादा हो उनको ही मेरे ख्याल से यहाँ पर दाव लगाना चाहिए। और मीर काफ़ी लंबे समय से हमारी राय रही है कि इस स्टॉक से दूर रहें। जब से चिकलथाने और वालूज महाराष्ट्र में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को लेकर के जो US FDA में दिक्कत आई थी, 80-85% मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन है और आज अंकलेश्वर को लेकर के कुछ चिंताएं जताई गई है। इसको छोड़ करके फार्मा सेक्टर में मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है और वो लिस्ट काफ़ी लंबी है। ल्यूपिन, डॉक्टर एलीस, सन फार्मा, बायोकॉन, शिंजन, ऑरबिंदो फार्मा, डिशमैन, ग्लेनमार्क, सिप्ला, स्ट्राइड्स, एक्रोलैब, ये सब शेयर्स मेरे ख्याल से अच्छे हैं, बेहतर हैं। वोकहार्ट में जिस तरीके से वोलेटिलिटी थी कंपैरेटिवली वहाँ वैसी वोलेटिलिटी नहीं है। तो आई थिंक आपको सोच करके अपना जो निवेश है उसको बदल देना चाहिए।
चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पे आ रखे हमने। ब्रजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार अभी भी अगर आप देखें उच्चतम स्तरों पे है, लेकिन आई थिंक वॉकहार्ट ने जो आई थिंक सुबह सेंटीमेंट खराब किया, उसके बाद मेरा दूसरे फार्मा स्टॉक्स पे क्या करूँ उस पर बात करने का भी मन कर रहा है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ मिस्टर वी.के. शर्मा है बात करने के लिए। शर्मा साहब, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शर्मा साहब, मान लीजिए मेरे पे वॉकहार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए सन फार्मा होल्ड करता हूँ, सिप्ला होल्ड करता हूँ, ये जो इशू है ना, ये आई थिंक हम सबको टोस्ट पे रखे हुए हैं, कहीं यार मेरे स्टॉक्स के साथ कल ऐसा ना हो जाए। एक अलर्ट आया, स्टॉक ऑलमोस्ट 10% एक दिन में क्रैश हो जाता है। बड़ी मुश्किल से आदमी, अगर आप देखें पूरे साल इन्वेस्टेड रह के 7, 8, 9, 10, 12% जनरेट करता है। आपकी राय क्या शर्मा साहब इस इंसिडेंट के बाद, वॉकहार्ट पे या फिर पूरे फार्मा स्पेस पे? देखिए, फार्मा स्पेस में हर कंपनी डिफरेंट है और उस आपके जो रिस्क्स हैं वो काफ़ी हद तक उस तरह से डिफरेंट ही रहेंगे। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप कम ग्रोथ लें, लेकिन जो डोमेस्टिक एड्रेस्ड कंपनीज हैं उन्हीं को देखें, और या फिर जो फाइट कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय यूएस के मार्केट्स के लिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिस्क तो रहेगा, लेकिन रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से बड़े स्टॉक्स में देखें तो सन फार्मा में अभी भी अपना कॉन्फिडेंस बने रहना चाहिए, लार्जली इसलिए कि जो दिक्कतें हैं वो रेजोल्यूशन की तरफ आगे जा सकती हैं। यहाँ पे वर्स्ट सीम्स टू बी ऑलरेडी प्राइस्ड इन, हालांकि किसी प्रकार के नेगेटिव सरप्राइज को आप ऑब्विएट तो नहीं कर सकते कि वो नहीं आएगी, लेकिन ये देखते हुए कि जो आ चुका है ऑलरेडी वो एक रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इसमें कॉन्फिडेंस बनता है। दूसरा, छोटे स्टॉक्स में एक हमारा दूसरा जुबिलेंट लाइफ साइंस है, जो एक ऑप्शन है जो एक इन्वेस्टर देख सकता है। इसकी जो वैल्यूएशंस हैं वीरेन, ये फार्मा की वैल्यूएशंस भी नहीं, केमिकल की वैल्यूएशंस भी इसको नहीं मिलती हैं, जबकि इसका 52% जो बिज़नेस है वो आता है फार्मा से, और इसके जो वॉल्यूम्स हैं, उसका जो प्रॉफिट है वो करीब 70% आता है, लेकिन इसको वैल्यूएशन तो केमिकल बिजनेस की भी नहीं मिलती। तो ये देखते हुए कि आगे आने वाले एक 6 महीने का एक्सक्लूसिव पीरियड इसको मिलने वाला है एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसके पास इसकी यूएसएफडी अप्रूवल है, तो वो देखते हुए ये स्टॉक मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले 2 साल के लिए करीब 20% CAGR का रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल। खैर चलिए, बाजार में मोमेंटम अच्छा है, निफ्टी 8700 के ऊपर अभी भी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हैवी सेलिंग प्रेशर है। न्यूज़ फ्लो के चलते हैं। अब देखिए, एक तो वोकहार्ट ये 11% नीचे है, यूनियन बैंक नंबर्स के बाद 7% नीचे, IFCI, क्विक हील, डी लिंक, ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। आंध्रा बैंक करीब 5.5% नीचे है। इधर शुगर स्पेस में द्वारिकेश शुगर, उगर शुगर, इन पर नुकसान है, और आइडिया ये करीब 2.25% नीचे इस समय ट्रेड करते हैं। आइडिया पर शर्मा जी क्या व्यू है आपका? देखिए, मेरा आइडिया पूरे सेक्टर के ऊपर ही है, और उसके अंदर आइडिया हो या भारतीय एयरटेल हो या फिर जो अनलिस्टेड एंटिटीज़ हों, उनके किसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशंस के अंदर इसका जो टेलीकॉम स्पेस के अंदर अगर किसी स्टॉक को फ़ायदा हो सकता है, तो वो स्टॉक जो अभी टेलीकम्युनिकेशन का एक स्टॉक समझा ही नहीं जाता है वो है टाटा कम्युनिकेशंस। ये पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूँ, ये स्टॉक ऐसा है जिसके 2-3 बड़े ट्रिगर हैं जो अगले उसमें सर्टेनिटी नहीं है कि 2 साल में आएंगे, 3 साल में आएंगे, लेकिन एक निवेशक की दृष्टि से आप जरूर देख सकते हैं। एक तो ज़मीन जिसकी ₹220 प्रति शेयर, तो एक हिस्सा वहाँ से आपको डिविडेंड के तौर पे मिल सकता है, और दूसरा ट्रिगर ये कि कभी भी 26% इक्विटी गवर्नमेंट की है वो आगे चल के बेच सकती है। अपसाइड में मेजर क्या है हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो पूरा जो डेट है करीब 9,000 करोड़ का आज भी है माफ़ कीजिए। तो आने वाले समय के अंदर हमें देखते हैं कि जब कभी भी किसी कंपनी का डेट कम होता है तो उतना उसका मार्केट कैप बढ़ जाता है, और सरकार ने इसको इक्विटी बढ़ाने की ज़रूरत मंजूरी नहीं दी। इसी की वजह से इसको जितना भी निवेश करना पड़ा वो डेट के जरिए करना पड़ा, और आगे चलते हुए मैं समझूंगा कि जब कभी भी गवर्नमेंट अपना ये ओके देगी अपना हिस्सा बेचने की, तो इसका री रेटिंग कंपनी का हो जाएगा। फिलहाल ये सब ना भी हो तो भी अच्छी बात यह है इसके अंदर कि इसका जो इक्विटी है वो तो ज्यों के त्यों है, लेकिन इसका जो बिज़नेस है वो बढ़ रहा है, और इसका जो डेटा बिजनेस है उसके अंदर ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है। कंपनी ने गाइडेंस दिया है क्वार्टरली नतीजों के बाद कि हमारे जो मार्जिन हैं वो 23% से 30% तक आगे जा सकते हैं। तो न सिर्फ आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है
बल्कि आपका जो परसेंटेज जो इम्प्रूव हो रहा है मार्जिन्स, वो भी बड़ी अच्छी बात है। और ऊपर से भले ही आप रिलायंस जियो आए, भले ही एयरटेल आए, या भले ही आपका हच या कोई दूसरी कंपनी आए, उसका जो फ़ायदा है रियल जो डेटा जो होगा वो अल्टीमेटली इन्हीं के केबल्स के थ्रू जाएगा, क्योंकि ग्लोबल इंटरनेट का जो ट्रैफिक है, जो अंडर सी केबल्स हैं, उसमें से 24% हिस्सा इनके केबल्स के थ्रू जाएगा। तो ये स्टॉक मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और टेलीकॉम अगर हम इसको मानूं तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा बेट हो सकता है। मेरे पास ये स्टॉक है। इसमें शर्मा साहब एक और चीज़ मैं इनफैक्ट बैंकों के बारे में पूछना चाहता हूँ। आई नो आप HDFC बैंक पे बात नहीं करेंगे जी, लेकिन ये स्टॉक जो कि इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ऑल टाइम हाई पे, लुक एट येस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक शायद थोड़ा सा बैकफुट पे रह गया, अदरवाइज इन सब ने एक सेकुलर मूव दिया है। थोड़ा सा अगर आप देखें डिफरेंशियल होगा कुछ बैंकों में और कुछ बैंकों की अगर आप देखें रिटर्न्स में, लेकिन ये Q1 के बाद बड़ा एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस शो किया है सर इन्वेस्टर्स ने, HNIs ने, DIs ने, FIs ने इन स्टॉक्स पे। आपकी प्रेफर्ड पिक्स कौन सी है इस स्पेस में? मैं वीरेंद्र एक बार और ब्रॉडर मार्केट पे भी बात करना चाहूँगा कि क्यों ये मार्केट नए हाई से जाएगा, वो बाद में। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि बैंकिंग के अंदर ये जो स्टॉक है, एक दो दुनियाएं हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो लगातार अच्छा कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छा करते हैं, फिर उनमें गिरावट आती है। तो मेरे ख्याल से जो एक मेन रीज़न वो ये है कि ग्रोथ इनका अच्छा है प्राइवेट सेक्टर बैंक का। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हमारा बैंकिंग अगर अपन देखें, एडवांसेस का ग्रोथ 10.5% है, SBI का उससे थोड़ा बेहतर है और ICICI का थोड़ा बेहतर है 15%। लेकिन दो अन्य बैंक, भले एक्सिस बैंक देखें तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो करीब 20% के ऊपर है, लेकिन येस बैंक और इंडसइंड बैंक जो हमें ज़्यादा पसंद है, उन दोनों का जो ग्रोथ रेट है 25% से ऊपर है। तो आपकी लोन बुक ग्रो कर रही है, आपके मार्जिन भी इंटैक्ट हैं और आपके NPAs अंडर कंट्रोल हैं। तो ये कि बड़ी चीज़ है जो उनसे ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन अच्छे हैं और आपके NPAs कंट्रोल में है। तो तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अभी भी एक सेफ हेवन बना सकती हैं इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले समय के। बिल्कुल।